सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। सदर अस्पताल में कोवैक्सीन की दूसरी डोज लेने गए लोगों ने वैक्सीन नहीं रहने पर हंगामा करते हुए गार्ड से की धक्का मुक्की। कोचिंग संचालक की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जाप के कार्यकर्ताओं ने कोचिंग में हंगामा करते हुए बैनर पोस्टर फाड़ा। बाजार खुलते ही दिन भर पूरा शहर जाम रहा, सड़कों पर लोग रेंगते नजर आए। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सदर अस्पताल में कोवैक्सीन की दूसरी डोज लेने गए लोगों को जब वैक्सीन नहीं मिली तो जमकर हंगामा करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों से धक्का मुक्की की। जिले में चल रहे वैक्सीनेशन कार्ड में वैक्सीन नहीं रहने के कारण कई केंद्रों पर सोमवार को लाभार्थियों ने जमकर हंगामा किया। सदर अस्पताल में कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने पहुंचे लाभार्थियों ने सदर अस्पताल में टीका दे रहे एएनएम एवं सुरक्षा कर्मी में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की गाली गलौज करने लगे। एएनएम रीना सिन्हा ने बताया कि सोमवार को सदर अस्पताल में 45 प्लस आयु वर्ग वाले लाभार्थियों को कोवैक्सीन लगाया जाना था, लेकिन 18 प्लस वाले भी कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। लाभार्थियों को समझाया गया कि आज से 45 प्लस वाले को ही वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा, लेकिन 18 प्लस आयु वर्ग वाले लाभार्थी नहीं माने और हंगामा करने लगे। परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज सुबह में कोवैक्सीन का 45 प्लस का पढ़ना था सर, लेकिन लड़के लोग आकर के पेपर में क्या निकल गया है हम लोग को नहीं पता। उन लोग का कहना है कि पेपर में निकल गया है कि 45 प्लस के साथ 18 से 44 भी देना है। अगर आप नहीं दोगे तो लैपटॉप तोड़ दूंगा, मारूंगा, सारे स्टाफ को पकड़ के आज मारूंगा। वहाँ तो जो हंगामा किए सर, बहुत समझाए हम, लेकिन नहीं समझे तो हम बोले ठीक है आप सर से जाके मिल। बोले आपका डीआईओ किधर बैठता है, रेबे कर रहा था, गाली वाली भी बहुत दिया है। उसके बाद से वो 4-5 बंदा उधर चला गया, हम इधर आ गए, इधर भीड़ थी। उसके बाद यहाँ आने के बाद बोल रहा है कि सारे स्टाफ को हम पकड़ के पीटेंगे और हम लोग को डीएम भेजे हैं, डीएम के अनुसार से आप लोग को काम करना है। हम बोले कि हमारे डीएम सर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप लोग क्यों नाम बेच रहे हैं। तो नहीं आप लोग को पता नहीं, हम लोग डीएम सर का आदमी है, हम लोग को वहीं से भेजा गया। हम बोले ऐसा नहीं है, फिर भी उन लोग को समझाए, नहीं समझे, आकर के बिना पुर्जा का लाइन में लग गए और बोले आपको देना होगा। हम बोले जब तक हमको वेरीफाई पुर्जा नहीं मिलेगा हम ही नहीं लगाएंगे आप लोग को वैक्सीन। उसके बाद बहुत हंगामा करने के बाद 2-3 बंदा थे जो बुजुर्ग थे, वो लोग साइड किए हैं। फिर हम लोग यहाँ लगाने स्टार्ट किए, फिर वहाँ से सब वेरीफाई करके आया। आने के बाद भी बहुत सारा अभद्र बात बोल रहा था और बोला खींच के ले जाऊँगा, पटक के मारूंगा, बाहर निकलो तुम लोग को देखूंगा। कोचिंग संचालक का युवती के साथ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जाप के कार्यकर्ताओं ने कोचिंग पर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के एक कोचिंग संचालक का युवती के साथ कार में अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर लोगों ने कोचिंग संचालक को जमकर उतार लगा रहे हैं। वहीं अब जाप कार्यकर्ताओं ने कोचिंग पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान जब कार्यकर्ताओं ने कोचिंग का बैनर पोस्टर को फाड़ दिया और निजी शिक्षक के चित्र पर कीचड़ फेंक विरोध जताया है। साथ ही जाप के विश्वविद्यालय अध्यक्ष छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष ठाकुर ने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। त्रिवेदी जो अभिषेक त्रिवेदी है, ये कुछ स्टूडेंट के साथ अश्लील हरकत करते हैं। 2 दिन से सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी वायरल हो चुका हुआ है। ऐसा टीचर बताइए, टीचर हैं और शिक्षा के नाम पे एक संस्था चलाते हैं, यहाँ पर ऐसे चीज़ का किया जाता है, गलत स्टूडेंट के साथ गलत। 2 दिन से कार में उनका एक वीडियो वायरल हो चुका है। ऐसा टीचर मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट के लिए नहीं चाहिए। 24 घंटा के मकान मालिक को समय दे रहे हैं और जिला अधिकारी के इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए इस कोचिंग का, और 24 घंटे के अंदर में मकान मालिक कोचिंग यहाँ से खाली कर दे, अथवा बहुत बड़ा आंदोलन हम कर देंगे इस मास्टर के लिए। कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मेगा ड्राइव टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया। कोरोना के घटते मामलों के बीच सप्ताह में 2 दिन तक मेगा ड्राइव चलाकर टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया।
इसी कड़ी में सोमवार को सुबह से आम जन के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ शहरी क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के दौरान 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा टीकाकरण किया गया। सोमवार को और मंगलवार को ये अभियान चलेगा। पहली डोज देने के साथ स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लाभार्थियों को नियम पालन के लिए भी जागरूक किया गया। वहीं ब्रह्मपुरा चौक स्थित बाबा सर्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर के महंत ने शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बारे में बताया कि यहां सभी धर्मों के लोगों का टीकाकरण हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। अब तक 3 दर्जनों लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अभियान की समाप्ति तक यह संख्या सैकड़ों में पहुंच सकती है। उन्होंने टीकाकरण के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार भी जताया। सभी श्रद्धालुओं, सभी भक्तजनों से हमारा अनुरोध है मंदिर की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में लोग आकर के कोविशील्ड का जो है टीका लगवा लें। और इसके लिए मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा जो ऐसी योजनाएं चला करके लोगों तक जा करके टीकाकरण कर रही है। पर महंत जी के सहयोग से यहाँ शिविर लगाया गया है कोविशील्ड का, जो आज दिया जा रहा है वार्ड नंबर 2 और यहाँ ब्रह्मपुरा क्षेत्र के सारे आसपास के लोगों को 45 प्लस सभी लोग यहाँ पर आज 5 बजे तक यहाँ दिया जाएगा वैक्सीन। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं सुबह से ही और यहाँ वैक्सीन लेकर के जा रहे हैं। एंटीजन किट घोटाले मामले पर चल रहे जांच और स्वास्थ्य विभाग में हुए बहाली मामले पर हमारे संवाददाता सोनू शर्मा ने सिविल सर्जन एसके चौधरी से सीधी बात की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन एसके चौधरी। इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार एईएस हो या ये कोरोना किए गए कार्य को लेकर लगातार मुजफ्फरपुर में अधिवक्ता के द्वारा कई आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। तो इन्हीं से बात करते हैं। सर, आपको मुजफ्फरपुर आए हुए कितना दिन हो गया और क्या चुनौती रही मुजफ्फरपुर में? देखिए, मुजफ्फरपुर आए हुए हमको तीन महीना लगभग पूरा हो गया है। और जब मैं ज्वाइन किया था उस समय मैं आँख की बीमारी से मैं ग्रसित था, आँख का ऑपरेशन हुआ था। और आते के साथ मुझे सबसे बड़ा चुनौती मिला कि यहाँ एईएस और कोविड-19 का जो सेकेंड फेज रहा उसका चुनौती का हमको सामना करना पड़ा। और दोनों पैरेलल में था, एक तरफ से एईएस का चुनौती था और एक तरफ कोविड का था। एईएस में भी सप्ताह में 1 केस 2 केस मिल जाता था और उसके लिए भी हमेशा हम लोग का टास्क फोर्स का बैठक, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ बैठक, क्षेत्र में घूमना, रात्रि में जो भी डॉक्टर रहते थे उनको कहना कि आप जो है ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ को रखिए जो ट्रेंड हो, और जो भी एईएस का जो पेशेंट आता है, जो भी कन्वल्सन चमकी बुखार लेकर के जो पेशेंट आता है उसका आपको फर्स्ट एड दे करके उसका ब्लड शुगर नापिए, ब्लड इलाज करके ही उसको कहीं रेफ़र करना है। और रेफ़र करने के पहले उसका ब्लड शुगर देख लीजिए ताकि वो रास्ता में जाने में उसको कोई तरह की दिक्कत नहीं हो और एसकेएमसीएच में पहुंच जाए। उसी बीच में फिर कोविड का जो सेकेंड फेज आया तो उसमें ऐसा हुआ कि इस बार का जो कोविड था उसमें सिम्टम कम रहता था, सिम्टम लगभग नहीं के बराबर रहता था और एकाएक 3 दिन 4 दिन के बाद पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती थी और पेशेंट मजबूर हो जाता था कि उसको हॉस्पिटलाइज होना है। ऐसा भी वक्त आया मुजफ्फरपुर में कि कहीं भी बेड खाली नहीं था, सारे बेड भरे हुए थे, चाहे वो प्राइवेट का हो या सरकारी हॉस्पिटल का हो। हमारे यहाँ भी जो ग्लोबल हॉस्पिटल था वो भी भरा हुआ था। एमसीएच में जो हम लोग खोले उसमें भी काफ़ी पेशेंट रहते थे। और इसको जब लॉकडाउन हुआ, सरकार ने जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन होने के 5 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद धीरे धीरे कम होने लगा और अभी की जो स्थिति है अभी कोविड कंट्रोल में है। इसके बाद भी हम लोग जितना जो हम लोगों का वैक्सीनेशन पर हम लोग लगे हुए हैं, वैक्सीनेशन के लिए टीका एक्सप्रेस जो है 25 गाड़ी जो हमारे ज़िला में चल रही है, 5 गाड़ी अर्बन एरिया में चल रही है, जो 16 जो वार्ड है उसको कवर करना है, 4 पीएससी है उसको कवर करना है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में एक मेरा टीम बैठी हुई है, कमिश्नर साहब के यहाँ जो कार्यालय है वहाँ एक टीम बैठी हुई है। प्रतिदिन हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि
45 से ऊपर का जो हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो, जो फर्स्ट डोज ले लिया है वो सेकेंड डोज ले। उसमें भी कई जगह ऐसा खबर मिला कि लोगों को बहुत तरह की भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन लेने के बाद ये होता है वो होता है। इसके बीच में हम लोग धर्म गुरुओं का मीटिंग कराए और हम लोग कोऑर्डिनेट कर करके इस चीज़ को आंगनबाड़ी के लेवल पर माइक्रो प्लान बनवा करके 5 दिन 7 दिन पहले उसको मंगाते हैं, मंगा करके वहाँ सेशन साइट क्रिएट होता है ताकि जो है दिन भर में 200 हर टीका गाड़ी पर 200 का हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो। कोरोना महामारी में दो चुनौतियां आपके ऊपर सवाल खड़े हुए, एक तो एंटीजन कालाबाजारी और दूसरा ये अधिवक्ता के द्वारा जो आरोप लगाया जाए, दोनों मामला थोड़ा सा क्लियर किए, क्या कहेंगे आप? देखिए एंटीजन का जो कालाबाजारी आप बतला रहे हैं, ऐसा हुआ कि जब कोविड जब पीक पर था उस समय में हम लोग को 1600 RT-PCR का टेस्ट प्रतिदिन देना रहता था। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक को 300 से 400 का टारगेट हम लोग फिक्स किए हुए थे कि उसको जो है एंटीजन टेस्ट करना है। एंटीजन टेस्ट करना है तो हमारे सबसे ज़्यादा एंटीजन टेस्ट जो है सदर हॉस्पिटल में होता था। सदर हॉस्पिटल में लगभग डेली 700-800 टेस्ट होता था और पॉजिटिव का रेट भी उस टाइम पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। तो जो भी यहाँ LT थे, 3 LT थे, यहाँ पर एक डाटा ऑपरेटर था, वो लोग प्रतिदिन 1000 किट जो है रिसीव करते थे सेंट्रल स्टोर से, जिसमें 700-800 का जांच होता था। जांच करते वो जांच जो है रात में 9 बजे तक 8 बजे तक चलते रहता था सुबह से लेकर के। उस बीच में हम लोग केवल लगता है कि 15-20 दिन इस तरह का फेज रहा जिसमें हम लोग जहाँ से रिसीव कर रहा है जो सेंट्रल स्टोर से और जहाँ नशा मुक्ति केंद्र में जहाँ एंटीजन का टेस्ट हो रहा है, उस बीच में थोड़ा सा गैप हुआ और उसी गैपिंग में ये लोग क्या किया कि 200-300 जो बचता था वो लोग स्टोर करते रहा और ये कालाबाजारी हो गया, जिसको लेकर के सकरा थाना में केस हुआ, जिसमें जो भी लोग दोषित हैं वो पकड़ाए भी। जांच भी जो मेरा हुआ उसमें उन्हीं लोगों का नाम सामने आया और लोगों को जो है नौकरी से हटाने के लिए भी हम लोग यहाँ से फाइल बढ़ा दिए हैं जहाँ से वो लोग का नियोजन हुआ था। इसमें 2 लोगों की और नाम है जिसके अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, आखिर कारण क्या रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई? देखिए 2 लोग का मतलब हम नहीं समझे किनका नाम बोल रहे हैं। अस्पताल प्रबंधक थे और एक अस्पताल प्रबंधक। देखिए अस्पताल प्रबंधक का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है। अस्पताल प्रबंधक का रोल कब होता जब सेंट्रल स्टोर में एंटीजन किट से रिसीव नहीं होता बल्कि सदर हॉस्पिटल के भंडार से जब रिसीव होता तब उसका उसमें रोल रहता है। उसका कोई रोल नहीं था उसमें। और ये तो जांच का विषय था, जांच भी पुलिस ने किया, जांच में कहीं पाया नहीं गया उसका नाम। इसके अलावा जो अधिवक्ता के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि जिस स्वास्थ्यकर्मी का जो बहाली हुआ है, इस बहाली में जो पोस्ट नहीं भी था उनके आपके द्वारा बहाली किया गया। देखिए ANM, GNM, मल्टीटास्क वर्कर, वार्ड बॉय की बहाली हुई है और तीसरा लहर को देखते हुए हम लोगों ने उसकी बहाली की है। हम लोग को नहीं जानकारी था कि यहाँ पर इतने कैंडिडेट आएंगे और अभी 220 बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा है आपको बेबी कॉलेजिएट स्कूल में, जिसको BMSI बना रही है, उसमें अगर देखा जाए तो मानव बल का हम लोग कम से कम कुछ नहीं तो 85 ANM GNM की वहाँ ज़रूरत पड़ेगी और उसी तरह से 1 दर्जन डाटा ऑपरेटर और आधा दर्जन LT का ज़रूरत पड़ेगा। फिर 2 यहाँ DCSC बना हुआ, वहाँ भी काफ़ी संख्या में ज़रूरत पड़ेगी। अगर तीसरी लहर आती है सही में तो जिला में 4 और प्रस्तावित है जगह जहाँ DCSC बनेगी। उसको सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग मानव बल को रखा है और सरकार का निर्देश है हम लोग रखे 27 जुलाई के बाद तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। 27 जुलाई के बाद ये समाप्त। अधिवक्ता का आरोप है कि दंत चिकित्सक और कलर का बहाली नहीं था, फिर भी सिविल सर्जन आप अपने तरफ से किए हैं। ये नहीं, झूठ बात है। ये न कलर की बहाली हुई न दंत चिकित्सक की बहाली हुई, ये गलत बात है। इसका अच्छा, एक ऑडियो जो वायरल हुआ था बहाली में घूस लेने का, क्या कहेंगे आप? देखिए ऑडियो का जो मामला है वो धर्मेंद्र नाम का एक ये है। उस ऑडियो का आप गौर से देखिएगा तो लगेगा कि दोनों में पहले से बातचीत होती थी। अब सच्चाई क्या है हम नहीं बता सकते हैं,
जिलाधिकारी के द्वारा डीडीसी के नेतृत्व में एक टीम भी गठित की गई है, वो लगातार 1 सप्ताह से काम भी कर रही है, लेकिन अभी भी संतोषजनक नहीं है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जांच गठित की गई है, जांच चल रहा है। हम भी कल डीडीसी महोदय के यहाँ गए थे, इसके पहले भी एक दिन गए हैं। सारा चीज़ हम लोग उनके कार्यालय में दे दिए हैं, जांच चल रही है। जो जांच होगा वो सामने आएगा। डीडीसी का कहना है कि 80% उनके द्वारा डॉक्यूमेंट दे दिया गया, जबकि 20% अभी तक नहीं दिया गया है। आखिर कारण क्या रहा? नहीं, आज दोपहर में उसको भिजवा दिया गया। रजिस्टर नहीं गया था, रजिस्टर भिजवा दिया गया। हाँ, सारा चीज़ भिजवा दिया गया। तो अधिवक्ता के खिलाफ आपने क्या कदम उठाया? देखिए, अधिवक्ता जो है वो अधिवक्ता है नहीं, वो जालसाज आदमी है। उसने इतना हमको तंग किया कि हम 1.5 महीना से हमको परेशान किए हुआ था। कभी कहता था कि एंटीजन के टेस्ट में जो इसको पॉजिटिव बना दीजिए, कभी कहता था कि RT-PCR में कर दीजिए, उसको विदेश जाना है, क्या जाना है, इस तरह का हमेशा धंधा करता है। और 2-3 आदमी को ले आया बहाल कराने के लिए कि इसको डेली वेजेस पर रख दिया जाए। इसमें 1-2 आदमी को हमने रखा भी। इसके बाद ही दर्जन भर कागज़ लेकर के आया। जब हम उसको रिफ्यूज़ कर दिए एकदम कि हम नहीं करेंगे, तब कहा कि आप जो है 50,000 रुपया दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो हम आपको ऐसा परेशान करेंगे कि आपको मुजफ्फरपुर छोड़ के जाना पड़ेगा। हम आपको तंग तबाह कर देंगे, आपको मुजफ्फरपुर में रहने नहीं कब की घटना है? ये पिछले 3-4 तारीख की घटना है। अच्छा, फिर आपने आगे क्या किया? आगे तो मैंने काजीपुर मोहम्मदपुर थाना में मैं इसका तैयार किया। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ, पुलिस अनुसंधान में लगी हुई थी। आज भी थाना के लोग आए थे, बयान लेकर के ले गए। क्या आपको आगे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से सहयोग मिल रहा है? हाँ, सहयोग मिल रहा है। तो ये थे मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन SK चौधरी, जो अपनी बात को बेबाकी से रखे हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अधिवक्ता के खिलाफ काजी मोहम्मदपुर और नगर में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं सिटी SP ने जांच कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। मैं अपने सहयोगी रिकेश के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अपनी बेटी की हत्या मामले में आरोपी की गिरफ्तारी किए जाने की मांग को लेकर पूरा परिवार SSP से मुलाकात कर गुहार लगाई। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष के द्वारा एक विवाहित की आग लगाकर हत्या करने के मामले में सोमवार को हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी पुत्री की शादी मनियारी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर निवासी वीरेंद्र कुमार के साथ वर्ष 2018 में की थी। शादी के कुछ महीने बीतने के बाद से ससुराल पक्ष द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की जाने लगी, साथ ही विवाहित के साथ प्रताड़ना किए जाने लगा। अंततः फरवरी 2021 में दहेज लोभियों ने आग लगाकर हत्या कर दी। हत्या के 6 महीने बीत जाने के बावजूद मनियारी थाना के द्वारा मृतका के बयान के आधार पर दर्ज कराए गए प्राथमिकी में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की और नामजद 5 आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। उन्होंने SSP से जल्द हत्या आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। गाँव में 2018 में हम अपने बहन को शादी किए थे। जब से शादी किए थे तो उसमें मारपीट झगड़ा लड़ाई होते रहा। हम लोग का बहन बताया से ऐसे बात है, तो हम पंचनामा ले मुखिया शशि भूषण सिंह मिल के हमको पंचनामा बना के बोला से लड़की ठीक से रहेगा, लड़का भी ठीक से रखेगा। उसको बाद में हम लोग थाना से भी कागज़ रिटर्न ले लिए। उसको बाद में कुछ दिन बीते रह गया तो एक लड़की जन्म लिया ममता देवी के नाम से, कुमारी से। तो उसको बाद में वो लड़की मर गई। उसको बाद में वो लोग मारपीट करने लग गया अपने घर में, और मेरे मम्मी और बहन भाई गया था दही चूड़ा लेकर, तो ये सबको बांध कर मारा और गाली उली दिया। ये लोग थाना पे गया, थाना पे रिपोर्ट लिखा कर चला आया। उसको बाद में नहीं अथी हुआ तो हम लोग को पता चला से मार दिया है, जला दिया है उसको जिंदे में। कब मारा? 12 तारीख को शाम को हम लोग थाना पे से रिपोर्ट लिखा कर चल आए। जब तक घरे आया मम्मी और भाई आया तब तक उधर से खबर आया से मार दिया गया है। तो हम लोग खोजते रह गए, इधर उधर घूमने लगे। मेरा 32,000 रुपया खर्चा हो गया, ब्याज पे पैसा उठाए थे। और थाना प्रभारी के पास गए तो वो बोला से इलाज चल रहा है मेडिकल में। तो वहाँ पे गए तो लड़की से भेंट हुआ तो बोल रही थी मेरी बहन से 1 लाख रुपया मांगा था और चैन मांगा था, आप लोग ना दिए हैं, इसके वजह से हमको मारा है, इज्जत भी लूटा है। कैसे मारा था उसको? काट दिया था, दबिया से काट दिया था। उसको बाद में जला दिया था मटिया तेल पटा कर, और उसको बाद में रेफ भी किया था। उसको बाद मोटर चला के नहा दिया था। मेरा बहन भी पलंग के तर में छुप के भाग गई थी, फिर भी खींच कर लिया या मार दिया। और अगना में रखा शशि भूषण सिंह, अनिल शाह, उसका नंदोसी भैंसुर पति, उसका बाबूजी है। आज SSP से मिले हैं, क्या कुछ बात हुआ है?
एसपी से पहले बार भी मिले थे, पिछले बार तो बोल रहे थे पकड़ा जाएगा, काम हो जाएगा। फिर बीच में हम लोग आने, किसी की गिरफ्तारी हुई है? 2 आदमी को गिरफ्तारी उसी टाइम में हुआ था। फिर हम लोग आने के लिए चाह रहे थे तो बोले थे एसपी साहब से अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करो, होगा सब काम। अभी मिले हैं तो अभी बोल रहे हैं काम होगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। सोमवार को बाजार खुलते ही दिन भर पूरा शहर जाम से परेशान रहा। सड़कों पर लोग रेंगते नजर आए। बाजार खुलते ही सोमवार को जिले के मुख्य बाजारों के सड़कों पर भीषण जाम लग गई। जाम में फंसे कई एम्बुलेंस को जगह नहीं मिलने से मरीजों को अस्पताल ले जाने में दिक्कत हो रही थी। वहीं सड़कों पर लगे जाम से निपटने के लिए यातायात थाना के पुलिस कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं लगातार कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ज्यादातर लोगों के चेहरों से मास्क गायब था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था। कोरोना की दूसरी लहर के कोहराम मचाने के बाद भी लोग नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस का पालन। लगभग जिले के सभी प्रमुख बाजारों की यही स्थिति नजर आ रही है। लगातार सरकार और जिला प्रशासन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस पालन कराने के लिए चला रही है जागरूकता अभियान, फिर भी नहीं चेत रहे हैं लोग। कोरोना को दे रहे हैं निमंत्रण। कोरोना के खतरे से अनजान दिख रहे हैं लोग। तीसरी लहर को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। हाल में देखा गया है कि अक्सर हर जगह इतनी जाम है कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लग रहा है कि यहाँ पे कोरोना का कोई असर ही नहीं है और आम आदमी की तरह बाजार में आदमी घूम रहा है, न मास्क की ज़रूरत है न कुछ है। लग रहा है कि यहाँ पे कोई कोरोना का लॉकडाउन ही नहीं लगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर्मी की बहाली मामले पर जिला प्रशासन की टीम द्वारा जांच का रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपा गया। कोरोना महामारी में जिले के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में बड़ी संख्या में कर्मियों की बहाली भारी अनियमितता की गई। सबसे बड़ी अनियमितता यह है कि नियमों को ताक पर रख दिया गया, किसी प्रकार का पालन भी नहीं किया गया।
सरकार के आदेश पर चिकित्सक, एनएम, पारामेडिकल कर्मी, वार्ड व्यय समेत लगभग 780 कर्मियों की बहाली की गई थी। इसमें अनियमितता की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। एडीएम राजेश कुमार के नेतृत्व में जांच टीम ने जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी प्रणव कुमार को सौंप दी। वहीं इस मामले में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि इस मामले में बहाली के नाम पर राशि लिए जाने का एक ऑडियो वायरल होने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। 3 सदस्यीय टीम गठित की गई। जांच के बाद टीम ने संयुक्त रूप से रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई। इसके अनुसार बहाली की जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वह नहीं हुई। शिकायत में यह कहा गया था कि जिन लोगों की बहाली हुई उनकी योग्यता और प्रमाण पत्र शक के घेरे में है। सदर अस्पताल में अभी कुछ दिनों पहले जो है सरकार के निर्देशानुसार कुछ पदों पर जो है नियुक्ति की गई थी, जैसे एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह वगैरह बहुत सारे पदों पर जो है सो बहाली हुई है। हम लोग को जो स्वास्थ्य यहाँ सदर सिविल सर्जन ऑफिस से जो हम लोग को रिपोर्ट मिला उसके हिसाब से 780 पदों पर बहाली की गई है और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है बहुत सारे जगहों से जो है बहुत लोगों के द्वारा कंप्लेन जिला पदाधिकारी के समक्ष किया गया था। लोगों का कहना था कि इसमें काफ़ी अनियमितता बरती गई है। अभी आपने पूछा कि जो एक ऑडियो वायरल हुआ था वो भी हम लोग को मिल गया था। तो सभी बिंदुओं पर जांच के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें अपर समाहर्ता, मंडल पदाधिकारी पूर्वी और अंचल अधिकारी मुशहरी को शामिल किया गया था और हम लोगों ने इसकी जांच कर ली है। जांच के क्रम में हम लोग को जो अपेक्षित सहयोग सिविल सर्जन कार्यालय से मिलना चाहिए था वो हम लोग को नहीं मिल रहा था और अंततः पूर्ण सहयोग नहीं ही मिला, लेकिन मोटा मोटी जो हम लोग को चाहिए था वो करीब करीब हम लोग ले लिए और उसके अनुसार जो है हम लोगों ने जांच करके और जांच रिपोर्ट जो है सो जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोगों ने कल सौंप दिया है। तो गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी, उसमें कितनी सत्यता पाई? अब देखिए, हम लोगों ने अपना प्रतिवेदन जो है जिला पदाधिकारी को दे दिया है। अब उसमें कितनी सत्यता है, क्या है, नहीं है, ये आपको जिला पदाधिकारी महोदय स्पष्ट करेंगे। एक अधिवक्ता पंकज कुमार के द्वारा भी कल या परसों आपसे उनके द्वारा भी हमको दिया गया था। उनके द्वारा भी दिया गया था कि उनकी पत्नी का ड्रेसर के रूप में जो है सो सिलेक्शन किया गया था और उनका कहना यही था कि उनकी पत्नी को पहले जो है सो सदर अस्पताल के लिए निकला था आदेश, लेकिन बाद में जो है सो उनका फिर सदर अस्पताल के बदले में कर दिया गया मड़वन पीएससी में। उनका उसमें शिकायत यही आया था कि हमसे राशि की मांग की गई थी। हालांकि उसका कोई प्रूफ उनके द्वारा हम लोग को नहीं दिया गया था, लेकिन एक एफिडेविट करके उन्होंने जरूर दिया था। वहीं सिविल सर्जन एसके चौधरी के द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर पर अधिवक्ता पंकज कुमार ने कहा कि सिविल सर्जन द्वारा उनसे 50,000 की डिमांड की गई, नहीं दिए जाने पर उनकी पत्नी का स्थानांतरण सदर अस्पताल से मड़वन कर दिया गया, जिसका जब उन्होंने जिलाधिकारियों को उप विकास आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की तो उल्टे उन्हें ही रंगदारी मामले में फंसाया जा रहा है। जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर महानंद सिंह का दिल्ली में निधन होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया। जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर महानंद सिंह का निधन रविवार को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में किडनी फेल होने के कारण हो गया था। सोमवार को उनका पार्थिव शरीर को उनके शहरी आवास पर लाया गया, जहां जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंतिम दर्शन कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि जिले के प्रख्यात चिकित्सक, एशिया महाद्वीप के चिकित्सा क्षेत्र में कई उपाधि हासिल करने वाले डॉक्टर महानंद सिंह जी का किडनी फेल होने की वजह से मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। दरअसल कुछ महीने पूर्व उनके हाथ की सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से वह अस्वस्थ चल रहे थे। जिला कांग्रेस कमेटी उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हम लोगों ने एक सच्चा मार्गदर्शक खो दिया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें धैर्य धारण की क्षमता प्रदान करे। उनका अंतिम संस्कार आज सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम पर किया गया। उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। कांग्रेस पार्टी के
सक्रिय नेता के रूप में थे। उनके लड़का IT सेल के हमारे बिहार के अध्यक्ष थे और पूरा परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित थे। तो हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी से आज उनके पार्थिव शरीर पे श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस का झंडा उड़ाकर पुष्पमाला अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दिया गया है। तमाम हमारे कांग्रेस जन श्रद्धांजलि दिए हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और कांग्रेस पार्टी हर कांग्रेस जो भी हमारे पदाधिकारी है या जो भी कांग्रेस जन है उनको इसी तरह से हम लोग जो है अगर कभी भगवान न करे ऐसा हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।